अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सीकर के मुसलमानों से मुखातिब होना चाहता हूँ मैं। वजह यह है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब ने 2 इलेक्शन लड़े और अब की बार क्यों बैकआउट हो गए, क्यों नहीं लड़े? तो उनका पूछना भी जायज़ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 2 इलेक्शन क्यों लड़े और अब क्यों नहीं लड़ रहा हूँ मैं। ये आपको पता है, पिछले 35 साल से मैं सीकर में मेरा आना जाना है स्कूल का मैटर लेकर। तो मैंने 2013 में सोचा, देखा कि ये माइनॉरिटी को कांग्रेस टिकट क्यों नहीं देती, जब ये सिस्टम बना हुआ है कि हर पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जिस समाज के पास ज़्यादा वोट होते हैं उसी का कैंडिडेट को टिकट देती है ताकि उसको जीतने में आसानी हो। तो मैंने मेरे दोस्त यूसुफ सैयद से बात की, बोला यार इसमें कुछ करना चाहिए, ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम लोगों ने लोगों से बात करना शुरू की है। तो हमें बताया गया कि जब तक सीट खाली नहीं होती है आपको कांग्रेस आपको कंसीडर नहीं करेगी, क्योंकि सिस्टम चलता आ रहा है, आज़ादी के बाद में चल रहा है, क्यों चेंज करेगी? और आप लोग मांगते भी नहीं हो। तो हमने कहा अब मांग लेते हैं। तो बताया गया ऐसा मांगने से कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, आपको सीट खाली करवानी पड़ेगी। और खाली ऐसा होगा, या तो आप किसी दूसरी पार्टी से आप इलेक्शन लड़ें या इंडिपेंडेंट लड़ें और जीतें। और अगर जीतते भी नहीं हो तो कम से कम आप कांग्रेस के कैंडिडेट को हराएं, वो सीट खाली हो जाएगी, फिर वो कंसीडर करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने लोगों से बात करना शुरू की, किसको खड़ा करें, कौन कैंडिडेट है। तो कोई भी हमें नज़र नहीं आया, कोई राज़ी नहीं हुआ, क्योंकि वो उस वक्त पारिक जी एमएलए थे और वो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, और 4 मिनिस्ट्री थी उनके पास में, और हाई मतलब 3rd या 4th पोजीशन में थे वो। तो कोई सोच भी नहीं सकता कि उनके सामने कोई खड़ा भी हो जाए। तो फिर हमने कहा क्या किया जाए? बोला भूल जाएं, अभी इसको, सिस्टम चलता है, चलने दें ऐसे। तो हमने कहा यार ये तो गलत है, ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है, लोगों को खड़ा होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप खुद क्यों नहीं खड़े होते? तो हमने कहा सर हम तो पॉलिटिशियन है ही नहीं, हम तो मुंबई में रहते हैं, हमारा कारोबार मुंबई में है, हाँ तो सिर्फ सोशल वर्क कर रहे हैं हम। तो बोला फिर भूल जाओ आप, ये जो सिस्टम चलते आ रहा है उसे चलने दो ऐसा ही। तो उस वक्त मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया और मुझे वो 35 साल पहले की पुरानी बात याद आ गई, जब इस्लामिया स्कूल के मैनेजमेंट से मैंने बात की कि आप बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाते हो, उसके लिए स्कूल क्यों नहीं खोलते? आपके पास में जगह की कमी नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेस है, किसी एक ब्रांच के अंदर आप स्कूल खोल लो, बच्चियों पढ़ाओ, क्योंकि ये बच्चियों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। बेटों को पढ़ाते हो, बेटियों को नहीं पढ़ाते हो, ये गलत बात है। लेकिन वो नहीं माने। मैंने कहा आपके पास कोई इशू नहीं है, प्रमाइसेस है, आपके पास फीस चार्ज करते हो, आपके पास चंदा साल भर चंदा करते हो, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, और है भी तो पूरा समाज आपके साथ में है, वो आपको प्रोवाइड करेगा, आपको करना चाहिए।
जब मैंने इतना प्रेशर उनके ऊपर डाला तो वो गैंगड अप मेरे अगेंस्ट हो गए। उन्होंने कहा कि आप खुद क्यों नहीं करते हो, आपको बेटियों की इतनी फिक्र है, आप खुद करें, हमको तो बेटों के पे ध्यान देना है, उनको और आगे बढ़ाना है। मैंने कहा ये एक इंसान का काम नहीं है, पूरे समाज का काम है, आप गलत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कोई गलत नहीं कर रहे, हमें नहीं करना, आपको करना तो करें। जब तक ये मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, और मैं बेसिकली आपको बताऊं, मैं बेसिकली एक पागल किस्म का आदमी हूँ। मैं जिस चीज़ को मैं अगर कन्विंस हो गया कि ये होना चाहिए, सही चीज़ है, तो फिर मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ, अपनी पूरी ताकत के उसको करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा ये तो करने वाले नहीं हैं, मुझे ही आगे आना पड़ेगा। तो मैंने सीकर के सारी बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, और सारी बेटियां सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, सारे समाज की बेटियों को अपने कंधों पे ली। और 35 साल अपनी ज़िंदगी के 35 साल की उम्र में मैंने एक काम हाथ में लिया था, 72 हो गया, मैंने 37 ईयर्स हो गए। मैंने अपना सब कुछ लगा दिया बेटियों को शिक्षित करके अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, और सब समाज की बच्चियाँ, और उसका रिज़ल्ट माशाल्लाह आप सब देख रहे हैं। बच्चियाँ कहाँ से कहाँ निकल रही है, और खुद देख के कितनी हर एरिया में गर्ल्स स्कूल बन गई हैं, कॉलेज बन गई हैं, और लड़कियां लड़कों से आगे चली गई, ज़्यादा पढ़ रही है क्वांटिटी में भी, और उनका रिज़ल्ट भी अच्छा है। तो मैं बहुत खुश हूँ उस मैटर को लेकर। तो मुझे सेम बात याद आ गई कि ये लोग तो करने वाले नहीं हैं, हिम्मत नहीं है किसी में भी, डरते हैं लोग, तो मुझे कूदना पड़ेगा इस मैदान में। तो मैं कूद गया। हमारे काफ़ी लोग हमारे साथ भी जुड़ गए। उसके मेन बिगनिंग में हमारे साथ में जुड़े तो इकबाल कारीगर साहब थे, शहाबुद्दीन साहब थे, गौरी साहब, और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जिनका नाम तो लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और हमने इलेक्शन लड़ा, और ये सोच के लड़ा कि मुसलमान हमें साथ देंगे, कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं उनकी सीट बन जाए। मुझे एमएलए बनने का कोई शौक़ नहीं था, कि अगर एमएलए बन जाता तो मेरा बिज़नेस मुंबई में है वो ख़त्म हो जाता, वो मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैंने अपने आप को झोंक दिया कि आपका समाज के लिए एक अच्छा काम हो जाए। लेकिन सीकर के मुसलमान समझे नहीं। मैं समझता कि 55,000 मुझे वोट मिल जाएगा, उस वक्त था इतना वोट, और हम जीत जाएंगे और सीट बन जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ 40,000 वोट मिले, 15,000 कांग्रेस पे गए। जो पुराने कांग्रेसी थे वो तो वो कहते हम तो जन्म से ही कांग्रेसी हैं और हमें उन्हीं को देना है। दूसरा इस्लामिया स्कूल वाले उनके साथ हो गए, तो वो पहले ही मेरे खिलाफ थे, तो वो 15,000 वोट हमें कम मिले और मैं हार गया। तो एमएलए तो नहीं सीट मिली माइनॉरिटी को, लेकिन कांग्रेस से सीट खाली हो गई। ये अच्छा काम हुआ। फिर 2018 का इलेक्शन आया। तो मैं हाईकमान के पास गया कि देखिए सीट खाली हो गई है अभी, और हमारी वजह से खाली हुई है। आप अगर आगे टिकट, आप हमें टिकट दो, और अगर नहीं दोगे तो आप फिर हारोगे। लेकिन हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली जितने भी कांग्रेसी पार्षद थे, चेयरमैन साहब की लीडरशिप के अंदर उन्होंने गैंग बनाई, दूसरे लीडर्स को लिया, वो सब हाईकमान के पास में गए और कहा कि हमें माइनॉरिटी को टिकट चाहिए ही नहीं।
हमें तो ये सिस्टम चल रहा वो मंजूर है, ऐसे चलने दो। तो मैंने हाई कमांड वालों से मुझसे कहा, देखिए आपके सब लोग तो इसको चाहिए ही नहीं। मैंने कहा सर ये लोग डरे हुए हैं, इनकी हिम्मत नहीं होती है टिकट मांगने में। इनको लगता है अगर टिकट मांगी तो हमारी चेयरमैनशिप जाएगी, हमारी पार्षदशिप जाएगी। तो वो अपने अपने मफाद में लगे हुए हैं। आप समझो, बहुत अच्छे वोट है, मैं सीट निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन आखिर में उन्होंने टिकट नहीं दी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर मैं कूद गया, ये सोच के अब की बार सारे मुसलमान साथ में देंगे कि मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनके मफाद के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले से भी ख़राब हुआ। जितने कांग्रेसी लीडर थे वो तो थे ही, लेकिन उनके साथ इस्लामी स्कूल वाले भी थे। लेकिन अब की बार जितने भी मजहबी लीडर्स थे, जमात इस्लामी का हो, तबलीगी जमात का हो या और दूसरे का हो, उन्होंने ये बवंडर बनाया कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। उसको रोकने के लिए आप कांग्रेस को जिताएं। ये भूल गए कि हमें सीट खाली करवानी है ताकि हमारा अगली बार हमारा हो जाए। इस बार भी हम जीत सकते थे, अगर साथ में सब देते हम ज़रूर इलेक्शन जीत जाते। लेकिन वो सब गैंगडप होके हंगामा करके फिर हार गए हम, और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। मैं समझता हूँ ये मुसलमानों की सबसे बड़ी भूल थी। अब की बार उस वक्त अगर या तो जिताते या कम से कम हरा देते, सीट खाली होती, तो ये 2023 में सीट आपके घर पे अपने आप आ जाती। बहरहाल जो भी हुआ, फिर 5 साल निकल गए। अब 2023 में जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो फिर मैंने कहा मैं तो फिर लड़ूंगा। मुझे सीट बनानी है। ये नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना है। कांग्रेस को देनी चाहिए टिकट, और मैंने टिकट मांगी। लेकिन फिर वही जो कांग्रेसी चेयरमैन साहब और पार्षद, और इन्होंने पिछले 2-3 महीने में बहुत सारे पोस्टें बनाई हैं, छोटी छोटी पोस्टें जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, पावर नहीं है, लेकिन सब पार्टियां बनाती हैं कि उनके वर्कर्स तैयार हो जाएं। तो उन्हें वो बनाया, सब मिलके जितने भी ऑब्जर्वर्स आते थे उनको कहते हमें टिकट नहीं चाहिए, आप जैसा चलना वैसे चलने दो आप। और सबसे जो बड़ी बात हुई, बड़ा नुकसान हुआ, शर्म की बात है कि चेयरमैन साहब ने एक बड़े फंक्शन, पब्लिक फंक्शन के अंदर ये कहा कि कांग्रेस ऐसी गलती नहीं करे मौजूदा विधायक की टिकट काटने की। और अगर आपने काट के, उनको ऐसा लगा कि टिकट कटने वाली है, वो फिलर्स आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि टिकट अगर काट के आपने किसको भी दिया तो सीकर के 70,000 माइनॉरिटी वोट है, वो हम उस कैंडिडेट के खिलाफ देंगे। ये बहुत ही गलत बात थी। उनको सबसे पहले तो ये कहना चाहिए था हमारे 70,000 वोट है, आप हमें टिकट दो, हम आपकी सीट जितवाएंगे। और वो नहीं भी कह सकते तो मेरे समझ की बात क्यों नहीं कह सकते ऐसे, किस बात का डर है। ये काम भी हुआ, और इन्होंने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और मेरे साथ में टिकट मांगने वाले में एक तो बुनियाद अली कुरैशी साहब, जो कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, पूरी ज़िंदगी कांग्रेस की खिदमत में गुजारती, और एक दूसरे अल्ताफ़ रंगरेज साहब है,
युवा नेता हैं, बहुत अच्छे वर्कर हैं। अगर इनको मुझसे कुछ एलर्जी या वाहिद चौहान से कोई एलर्जी थी तो इनको दिलवाते, लेकिन डिमांड करनी चाहिए। किसी ने भी फॉरगेट डिमांड, सबने अपोज किया, हमें नहीं चाहिए। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की हाईकमांड को। सीएम साहब से भी मैं 2 बार मिला। सेकंड टाइम जो मिला, मेरे साथ में मोहर सिंह गौड़ साहब भी थे उस वक्त। तो हमने कहा सर 72,000 हमारे वोट्स हैं, अगर आप मुझे टिकट देते हो तो 95% माइनॉरिटी वोट करेंगे मेरे फेवर में। तो 65,000 तो आपको माइनॉरिटी के आ जाते हैं, बाकी कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट है, आपकी सीट आराम से निकल सकती है, निकाल देंगे। वैसा ही मोहर सिंह गौड़ साहब ने भी अपना पक्ष रखा और अपने कैलकुलेशन बताए जो काफ़ी कन्विंसिंग एंड इम्प्रेसिव थे। और मैं समझता हूँ अगर उनको भी टिकट मिलती तो वो भी ज़रूर आराम से सीट निकाल सकते थे। लेकिन उस वक्त हमें सीएम साहब ने कहा कि अभी 15-20 मिनट पहले ही दिल्ली से लिस्ट जारी हो चुकी है, उसमें नाम अनाउंस हो गया है पारिक जी का। अब तो आप ये करें कि कोशिश करो कि कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताओ। सॉरी। तो मैंने कहा सर, हम लोगों ने कहा सर ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सीकर के अंदर विधायक साहब और चेयरमैन साहब, इनके खिलाफ बहुत ही आक्रोश है, लोग बहुत ही नाराज़ हैं इनसे, नाखुश हैं। कोई कह रहा है कि इन्होंने बहुत सारा करप्शन किया है, ये है वो है। मतलब एक बच्चा डूब के मर गया बारिश के अंदर, और खैर एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन लोग उसको भी एक मुद्दा बना के, और काफ़ी नाराज़गी है। तो जीतना हमें नहीं लगता है कि पॉसिबल है। और आप हमें कह रहे हैं कि आप हेल्प करो, तो मैं तो हेल्प ये कर सकता हूँ कि मैं उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर मैं जीत नहीं पाता हूँ तो मैसेज करूँगा मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे बोलने पर लोग इनको वोट देंगे। मेरे हाथ पे वो मैं कर दूंगा। मैं सिर्फ हराने के लिए मैं खड़ा नहीं हूँगा। मेरे 50,000 तो मुझे इजीली मिल सकते हैं और कांग्रेस का कैंडिडेट आराम से हार जाता है। वो काम मैं नहीं करूँगा मैं। और मैं मुंबई आ गया और डिसाइड किया कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना ही नहीं, क्योंकि सारे मुसलमान तो साथ देते नहीं। इस दौरान ये जो इनकी जो गैंग पार्षद और दूसरी सोशल मीडिया है, उन्होंने मुझे डिस्करेज करने के लिए आई एम सॉरी, ये लिखना शुरू कर दिया कि वाहिद साहब को तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए, वो तो बहुत ही शरीफ आदमी है, सीधे हैं, ईमानदार हैं। तो पहली बात तो यह है, क्या इनको इन क्वालिटी वाले लीडर नहीं चाहिए? दूसरी बात यह है कि ये मेरी तारीफ नहीं कर रहे थे, मुझे डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे थे मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूं। और एक पार्षद ने तो यहाँ तक लिख दिया कि वाहिद साहब ने 35 साल तक जो सीकर की बेटियों को पढ़ाने में जो काम किया है, तो सीकर के मुसलमान जो है, सब मुसलमान मिलकर 2 बार उनको वोट दे चुके हैं और उनका कर्जा उतार चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब वो क्या मांगते हैं मुसलमानों से, उनको अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चले जाना चाहिए। ये बहुत ही
शर्म का मकाम है। एक तो इसलिए कि क्या मैंने ये जिम्मेदारी 35 साल पहले बेटियों को पढ़ाने के लिए इसलिए दी थी, अपनी ज़िंदगी के 35-37 साल लगा दिए, इसलिए की थी कि मुझे 25-30 साल के बाद में मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा तो मुझे वोट देंगे। तो हो सकता है ऐसा। दूसरा, मैंने उनको अपनी बेटियां समझ के जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी, जब समाज कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, इवन उनके पेरेंट्स भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे, बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे, वो सारी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पे ली। इसकी मिसाल मिल सकती है। दूसरा, क्या जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखाई करते हैं, क्या इसलिए करते हैं कि उनको कल उसका एवज चाहिए, उसका बदला चाहिए? कभी होता है ऐसा जिंदगी में? हाँ, कुछ नालायक बेटे होते हैं इनके जैसे, वो कर सकते हैं, लेकिन बेटियां, खास करके बेटियां बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती हैं। बेटियां तो माँ बाप के लिए अपनी जान दे सकती हैं, और ये इस किस्म की बातें कर रहा है जो लीडर बनने पड़े। इस किस्म के तो हमारे पास में लीडरशिप है। ये कौम को पता नहीं क्या क्या करें, कहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे। बड़ा ही शर्म का मकाम है। खैर, कोई बात नहीं। मैं बम्बई आ गया था और हमारे जो दोस्त अहबाब थे, हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि सर आप आइए सीकर, हम अब की बार इलेक्शन जीत सकते हैं। समीकरण बहुत अच्छा हो रहा है, चौकोर इलेक्शन होगा, 4 होगा, बीजेपी, कांग्रेस और छोटी छोटी पार्टियां है ही। एक ताराचंद धायल है, बहुत अच्छे वर्कर है, वो बहुत पॉपुलर भी है, वो हैं। और एक अगर हम खड़े हो जाते हैं और मुस्लिम अब की बार इंशाल्लाह आपको सब वोट देंगे, हम अपने बलबूते पर इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन मेरा परिवार जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट था कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है। फिर भी फोर्स करने पे मैं आया, फॉर्म भरने के 2 दिन पहले, और मेरे साथ में मेरा बेटा रिजवान और मेरा कज़िन आरिफ, वो भी आए, ये असेस करने के लिए क्या पॉसिबल है जीतना, क्या मुस्लिम वोट देंगे सारे। और हमने हमारे दोस्तों के साथ बैठे 2 दिन हमने काफ़ी मंथन किया, और इस दौरान हमारे पास में कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के सब पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स आए। उनको पता था हमारे पास कम से कम 50,000 वोट हैं, तो उन्हें कहा कि बाकी 15,000 वोट कम पड़ते हम दिलवाएंगे आपको। हमने बहुत वर्किंग किया, लेकिन हमें लगा हमने कहा आप गारंटी दे सकते हो क्या? तो सब कहते रहे हाँ हम दिलवाएंगे, लेकिन हमें लगा नहीं कि हमें मिल पाएंगे एक्स्ट्रा वोट। और मुसलमान भी अभी तक समझ में नहीं आ रहे, उनको गुलामी लिखी हुई है इनके, और जहन में भी गुलामी है, वो ऐसा ही करेंगे, मानेंगे नहीं वो लोग, और जीतेंगे नहीं, हराने के लिए मुझे करना नहीं है। और मैंने सीएम से भी प्रॉमिस किया हूँ कि मैं डैमेज नहीं करूँगा कांग्रेस को। मतलब मेरा नहीं लड़ना ही मतलब 50,000 वोट जो कांग्रेस का कटता था वो शायद नहीं कटे, और मैंने डिसाइड किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरे दोस्त भी काफ़ी नाराज़ हुए, मैं उनको सॉरी फॉर देम, लेकिन सब जानते हैं हम लड़ने के लिए, जीतने के लिए लड़ रहे थे। हमारे युवा साथी भी बहुत है ना, यंगस्टर्स बहुत नाराज़ हुए, तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इतना चाहते हैं, मेरे ऊपर इतना भरोसा है उनको। लेकिन इंशाल्लाह अगली बार देखेंगे। अब आगे
आप लोगों को डिसाइड करना है क्या करना है। लेकिन एक बात से मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे 3 माइनॉरिटी समाज के 3 बहुत अच्छे वर्कर्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो उस्मान खान साहब है, एक सदर कासिम साहब है और एक शकील सुल्तानिया साहब है। बहुत अच्छे वर्कर्स है, हर वक्त तैयार रहते हैं। वो कम से कम खड़े तो हुए, इलेक्शन तो लड़ रहे हैं। दूसरे अच्छे कैंडिडेट है वो ताराचंद दयाल साहब, वो हैं। अब आप लोगों को डिसाइड करना है। मैंने तो मेरा कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया है इलेक्शन नहीं लड़के। अब आप लोग डिसाइड करना आपको ये वोट कहाँ देना है, किसको देना है, किसको जिताना है। अब मैं थोड़ा सा पर्सनल आ जाता हूँ। पारिक साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने एक्सीलेंस में हमें शुरू में बहुत मदद करी, लेकिन पिछले 15 साल में 10 साल में पारिक साहब ने और चेयरमैन साहब ने, जीवन खान साहब ने मिलकर एक्सीलेंस को बहुत डैमेज किया। हमारा जो सपना था, मेरा सपना था इसको यूनिवर्सिटी बनाएं, वो एक्स्ट्रा ज़मीन मिलने वाली थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। इनको पता था कि नगर परिषद से एनओसी मिला हुआ है, कलेक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है कि ज़मीन एक्सीलेंस को दे देनी चाहिए। मेरी फाइल लगी हुई है गवर्नमेंट के अंदर, उसके बावजूद ज़बरदस्ती मेरे बास्केटबॉल ग्राउंड के ऊपर इन्होंने बुलडोज़र चला दिए, फेंसिंग तोड़ दी और लेके वो ज़मीन में एक दूसरी बिल्डिंग बना दी ताकि ये ज़मीन ख़त्म हो जाए और यूनिवर्सिटी नहीं बने। फिर भी मुझे कोई मलाल नहीं है, जो अल्लाह की मर्ज़ी है वो है। मैं उन दोनों को भी मेरे गुड विशेस बोलता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह उनको खुश रखें, वो कामयाब करें। खुदा हाफिज़।